पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले पाठशाला में हम लोग ऋग वैदिक कालीन मंडल और नदियाँ देख चुके हैं। आज की पाठशाला में उससे आगे की बात करते हैं। देखते हैं सामाजिक स्थिति। समाज की छोटी इकाई परिवार थी। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। परिवार संयुक्त था। परिवार संयुक्त मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि परिवार में माता पिता, बाबा, आजी, दादा, दादी, चाचा, चाची, यानी एकल परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं था। आजकल एकल परिवार के लोग अंग्रेजी में न्यूक्लियर फैमिली लोग बोलता है। तो उस समय संयुक्त परिवार था, यानी न्यूक्लियर फैमिली नहीं था, एकल परिवार नहीं था। फिर देखते हैं कि समाज में 4 वर्ण था। वर्ण व्यवस्था आधारित समाज थी। वर्ण व्यवस्था आधारित मतलब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी गई। उनके सेनाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी गई और जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति मानी गई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई। यानी समाज में वर्ण व्यवस्था आधारित था, कोई जाति व्यवस्था नहीं था। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक ही परिवार में अगर 4 लड़का हैं तो कोई लड़का ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई क्षत्रिय भी हो सकता है, कोई वैश्य भी हो सकता है और कोई शूद्र भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय ही। उस समय जो था वो वर्ण व्यवस्था था, वो कर्म के आधार पर था। जो लड़का पढ़ाने का काम करता था, जो लड़का बुद्धिजीवी था, वो ब्राह्मण के श्रेणी में था। जो लड़का योद्धा, यानी आज के सैनिक के रूप में देख सकते हैं कि जो अगर सेना में है तो क्षत्रिय माने जाते थे। और जो व्यापार करते थे, व्यापारी वर्ग को वैश्य में। देखते हैं छुआछूत। समाज में कोई छुआछूत नहीं था। समाज में आज देखते हैं कि समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब की भेदभाव रहता है, छुआछूत रहता है। लेकिन उस समय कोई छुआछूत नहीं था। दास प्रथा। समाज में दास प्रथा जैसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी दास प्रथा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जाति व्यवस्था था ही नहीं, क्योंकि उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था था। बाल विवाह, बहु विवाह। बाल विवाह उस समय नहीं था, बहु विवाह भी नहीं था। बहु विवाह मतलब एक से अधिक पत्नी रखना, यानी 2-4 पत्नी लोग नहीं रख सकते थे। पर्दा प्रथा भी नहीं था। दहेज प्रथा नहीं था। आजकल देख रहे हैं कि समाज में दहेज प्रथा है। हालांकि सरकार इसको बंद करने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए अनेक अधिनियम भी लाए हैं, अनेक कानून भी बनाए हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में कमोबेश दहेज प्रथा प्रचलित है, जिनमें दोनों पक्षों की आप बराबर ही भागीदारी यानी गलती देख सकते हैं। जितना लड़का पक्ष का गलती है उतना ही लड़की पक्ष का। क्योंकि आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर समाज में कोई लड़का चपरासी में नौकरी लग जाता है तो उससे शादी करने के लिए 10-15 लड़की वाले के घर के लोग रिश्ता तय करने के लिए आते हैं। लड़का का डिमांड बढ़ जाता है। वही समाज में एक पढ़ा लिखा लड़का, बहुत बुद्धिजीवी, समझदार, अगर वो नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको कोई खखरी के भाव से भी पूछने वाला नहीं है। और जो चपरासी भले लड़का बकलोल हो,
लेकिन अगर सरकारी नौकरी चपरासी का ही हो तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। यानी गलती जो है दोनों तरफ से है, और दहेज प्रथा को किसी रूप में आप उचित नहीं ठहरा सकते हैं, सही नहीं ठहरा सकते हैं। दहेज प्रथा एक दंडनीय अपराध है और नैतिक अपराध भी है। तो उस समय कोई दहेज प्रथा नहीं था। हालांकि उपहार स्वरूप कुछ लोग वस्तुएं दे दिया करते थे, लेकिन दहेज नहीं था, जैसा आज समाज में कमोबेश प्रचलित है। और दहेज प्रथा से जो सर्वाधिक प्रभावित होती हैं वो गरीब घर की लड़कियां, मध्यम वर्ग की लड़कियां। गरीब घर की लड़कियां जो हैं दहेज प्रथा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। विधवा विवाह था। विधवा विवाह यानी उस समय अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो अपने देवर से विवाह करने की अनुमति थी, यानी विधवा विवाह प्रचलित था। स्त्री को तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार था। जो महिलाएं थीं उन्हें तलाक और पुनर्विवाह माने दोबारा विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उस समाज में सती प्रथा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सती प्रथा प्रचलित नहीं था। फिर देखते हैं गोत्र शब्द का प्रयोग मिलता है। समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग मिलता है जहाँ पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। उस समय कुछ स्त्रियां का नाम मिलती है जो बहुत पढ़ी लिखी थी, विदुषी थी, बुद्धिजीवी थी, बुद्धिमान थी, जिनमें घोषा, लोपामुद्रा, अपला का नाम आता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक काल में महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आजकल तो पुरुष आभूषण पहनना कम कर दिए हैं, या कहिए कि 9 के बराबर ही पुरुष लोग आभूषण पहनते हैं। मनोरंजन का जो साधन था, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा, मंजीरा, बीना और बांसुरी, ये सब क्या था? मनोरंजन के साधन है। जैसे आज लोग डिजिटल रूप में कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पर डिजिटल गेम खेलते थे, उस समय क्रिकेट, फुटबॉल नहीं था। क्या था? घुड़दौड़ था, रथ दौड़ था, पासा था, मंजीरा था, बांसुरी था, वीणा था। यानी ये सब उस समय मनोरंजन के साधन थे। फिर देखते हैं कि लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि। अब आर्थिक स्थिति देखते हैं। आर्थिक स्थिति मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व पशुपालन का था, क्योंकि उस समय तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। लोहे के आविष्कार नहीं होने के कारण कृषि कार्य कठिन था। कृषि कार्य लोग करते थे, लेकिन उतना व्यापक तौर पर नहीं करते थे जितना उत्तर वैदिक काल में कृषि का प्रसार हुआ। इस समय पशुपालन का विशेष महत्व था। समाज में गाय का विशेष महत्व था। गाय उस समय समाज में पूजनीय था। आज भी हमारे लिए गाय पूजनीय है, जिसे हम लोग गाय को गौ माता बोलते हैं। उस समय गाय के मारने वाले को मृत्यु दंड तक दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समाज में गाय का कितना महत्व था। आज भी हमारे समाज में गाय का उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए तो अगर किसी के घर में कोई लड़की वाले रिश्ता लेकर आए तो उदाहरण देते हैं कि हमारी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, गौ की तरह है, भले वो बाद में शेरनी बन जाए। तो आप समझ सकते हैं कि उस समाज में गाय का कितना महत्व है, और आज भी हमारे समाज में गाय का कितना महत्व है।
व्यापार जो था वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय मतलब उस समय मुद्रा नहीं था, एक सामान देकर लोग दूसरा सामान लेते थे। इसकी व्याख्या हम सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। व्यापारी उस समय जो व्यापार में संलग्न थे, लिप्त थे, जो व्यापार करते थे, उन्हें पन्नी कहा जाता था। पन्नी को व्यापारी कहा जाता था, व्यापारी को पन्नी कहा जाता था। यानी जो उस समय व्यापार करते थे उसे पन्नी कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर। आज भी देखते हैं कि समाज में अगर कोई ब्याज पर पैसा लगाता है तो उसे लोग सूदखोर ही बोलते हैं। तो उस समय जो ऋण देकर जो ब्याज लेता था उसे सूदखोर कहा गया है। प्रिय पशु घोड़ा था। घोड़ा जो रथ दौड़ में भी काफ़ी प्रयोग होता था उस समय, जब आधुनिक यंत्र और राइफल का उपयोग लोग नहीं जानते थे, तो उस समय युद्ध में घोड़ा का बहुत कमाल था। तो इसलिए उन लोगों का जो घोड़ा था सबसे प्रिय पशु था और सबसे पवित्र पशु गाय। कर को बलि कहा जाता था, जो उपज का 1/6 लिया जाता था। अगर सल्तनत काल या मुगल काल में देखिए तो आपको 1 तिहैया यानी 3 केजी में 1 केजी या आधा यानी 2 केजी में 1 केजी कर के रूप में लिया जाता था। लेकिन ऋग वैदिक काल में कर के रूप में 1/6 यानी 6 केजी में 1 केजी कर के रूप में लिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यवस्था कितनी बेहतर थी। धार्मिक स्थिति को देखते हैं। प्रिय देवता इंद्र थे। उस समय प्रिय देवता, लोकप्रिय देवता, प्रचलित इंद्र थे। इंद्र के लिए 250 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। पिछले पाठशाला में हम बता चुके हैं कि सूक्त जो है वह मंत्रों यानी ऋचाओं के समूह को सूक्त कहते हैं और ऋचाएं को मंत्र कहते हैं और मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। तो इंद्र के लिए 250 सूक्त का प्रयोग किया गया है और अग्नि के लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। आज हम लोगों का सबसे पवित्र नदी गंगा नदी मानी जाती है। उस समय गंगा नदी नहीं, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। ज्ञान की देवी सरस्वती को माना जाता है। आज भी हमारे समाज में ज्ञान की देवी सरस्वती माता के रूप में हम लोग मानते हैं कि जो ज्ञान की जो देवी है वो सरस्वती माता है। मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता है, मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। धर्म जो था प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। उस समय जो समाज था वो प्रकृति के पूजा करते थे, यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। फिर देखते हैं कि जनता का विश्वास बलि और कर्मकांड। बलि देना और कर्मकांड पर जनता का विश्वास बहुत था। अब देखते हैं ऋग वैदिक कालीन हम लोग अब पढ़ चुके हैं। अब आगे आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व यानी 400 वर्ष तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इसके जानकारी के स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इससे हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। इसका क्षेत्र देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र कहाँ तक विस्तार था, कहाँ तक उत्तर वैदिक कालीन
क्षेत्र का विस्तार हुआ था। तो देखते हैं कि पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में पूर्वी हिमालय। हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि पश्चिमी हिमालय तक सीमा था पूर्वी, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन आते आते क्षेत्र का विस्तार होता है और वह क्षेत्र पूर्वी हिमालय तक चला जाता है। उत्तर में तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि अरावली पर्वत तक दक्षिणी विस्तार होता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते विंध्याचल पर्वत तक इसका दक्षिणी विस्तार हो जाता है। वैदिक काल में जो व्यवस्था थी, एक पिता के अगर 4 संतान है तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो सकता था, लेकिन यहाँ अब कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर नियत होने लगा। यानी ब्राह्मण के लड़का ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के लड़का क्षत्रिय होगा, वैश्य के लड़का वैश्य होगा और शूद्र का लड़का शूद्र होगा। यानी यहाँ से अब उत्तर वैदिक काल से अब जाति व्यवस्था शुरू हो जाती है। गोत्र प्रथा की शुरुआत, उसमें देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन यहाँ गोत्र प्रथा, यानी आप सुनते होंगे कि आप किस गोत्र के हैं। यानी गोत्र का कुल माना जाता है कि आप अगर कोई एक गोत्र का है, जैसे मान लिया जाए कोई भारद्वाज का है, तो भारद्वाज के जितने भी हैं एक ही कुल के माने जाते हैं। कोई भारद्वाज, कोई शांडिल, कोई गौतम गोत्र, ये सब क्या है? ये गोत्र है। ये जो स्थापित हुआ उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ। इस तरह देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई, ज़्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन थोड़ी महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। लोहा का खोज हुआ। ये बराबर परीक्षाएं में पूछते रहता है कि लोहा से परिचित लोग कब हुए। तो उत्तर वैदिक काल में लोग लोहा से परिचित हुए, लोहा की खोज हुई। लोहे की खोज से कृषि का विस्तार हुआ। पहले लोग कृषि कार्य लकड़ी और पत्थर के प्रयोग से करते थे, हल वगैरह लकड़ी से करते थे, जिससे कृषि कार्य करना कठिन था। लोहे की खोज ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, आमूलचूल परिवर्तन लाया। अब जंगल को काटना आसान हो गया। पहले अगर मान लिया जाए कि अगर तंबा से आप लकड़ी काटिएगा तो तंबा तुरंत मुड़ जाएगा, लेकिन लोहा ऐसा धातु है जो लकड़ी को काट देगा और मुड़ेगा भी नहीं, काफ़ी मजबूत होता है। हल में उसका फार का उपयोग होता था, यानी कृषि कार्य करना काफ़ी आसान हो गया। उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं कि पशुपालन और जो कृषि दोनों प्रचलित थी, लेकिन कृषि का विशेष महत्व था। अब जंगल काट काट कर लोग खेत बनाने लगे, कृषि कार्य करने लगे। कृषि का महत्व बढ़ा, जंगल को काटा गया। और फिर देखते हैं कि राजा जो था वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल आते आते राजा जो था वंशानुगत हो गया। राजा पर सभा और समिति की जो पकड़ थी वो कमज़ोर होने लगी। राजा अब युद्ध करने लगा। राजा अब युद्ध और जंगल काटकर समाज विस्तार करने लगा। फिर देखते हैं कि सामवेद, सामवेद गीत संगीत से संबंधित है। इनके पुरोहित यानी पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, आरण्यक, जैमिनी और छंदोग है। सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें 99 को छोड़ दिया जाए तो सारे ऋचाएँ ऋग्वेद से ही लिया गया है। सामवेद में जितने भी ऋचाएँ हैं, अगर 99 को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी ऋग्वेद से लिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। फिर यजुर्वेद देखते हैं, इसमें यज्ञ और कर्म कांड की प्रधानता थी। पुरोहित यानी पढ़ने वाले के अधर्वी कहा गया। उपवेद धनुर्वेद था। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ था। यजुर्वेद, इसकी 2 शाखाएं थी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो था वो केवल पद पर आधारित था
और कृष्ण यजुर्वेद जो था वो गद्य और पद्य दोनों था। वेद में यजुर्वेद ही ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आते रहता है। यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है सारा महत्वपूर्ण है, इसलिए सारा को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में असफल हो सकते हैं। अथर्ववेद देखते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण की प्रधानता है। इनके पुरोहित ब्रह्मा थे। उपवेद शिल्प वेद था। ब्राह्मण ग्रंथ को देखते हैं तो गोपद था। अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं था। ये सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद देखते हैं कि सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। और उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति हो गए। और सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। फिर विविध रूप में देखते हैं कि शाकाहार और मांसाहार दोनों थे। वैदिक कालीन समाज यानी शाकाहार भी था और मांस मछली भी खाता था। जीवन भर कुंवारी रहने वाले को अमाजू कहा जाता था। निष्क स्वर्ण आभूषण था। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस जो वनस्पति से प्राप्त किया जाता था, यानी पेड़ और पौधा से प्राप्त किया जाता था। तांबे को लोहित अयस और लोहा को श्याम अयस कहा जाता था। उल्टा है, लोहित अयस से आप ये नहीं समझ जाइएगा कि लोहित अयस लोहा को, लोहित अयस तांबे को कहा जाता था और श्याम अयस लोहा को कहा जाता था। वेद और वेदांग पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहा जाता था। विवाह 8 प्रकार की होती थी। ये सारे आपको PDF में दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ बताना में क्या हो जाएगी, एक पहेली टाइप पे उलझ जाएगा कि देव विवाह, ब्रह्मा विवाह, असुर विवाह, पिचास विवाह, आपको सारा PDF में दी जाएगी। सभा कुलीन लोगों की संस्था थी और समिति साधारण लोगों की संस्था थी। यहीं पर आज की पाठशाला समाप्त की जाती है और फिर एक अगली वीडियो और आएगी। उसमें आप देखिएगा कि उपनिषद क्या है, पुराण के बारे में बताया जाएगा, दर्शन के बारे में बताया जाएगा, रामायण के बारे में बताया जाएगा, महाभारत के बारे में बताया जाएगा। यानी वैदिक काल में 2 वीडियो बन चुका है और तीसरी वीडियो भी आएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।